सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम मौर्यकालीन जो है प्रशासन पढ़ रहे थे पूर्ववर्ती वीडियो में। तो उसमें जो है मैंने आपको केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताया कि 18 विभाग जिनको तीर्थ के नाम से जाना जाता था। समाहर्ता के बारे में मैंने आपको बताया कि समाहर्ता क्या करता था, राजस्व का एकत्रण करता था। सन्निघाता मतलब कोषाध्यक्ष के बारे में भी मैंने आपको बताया, है ना। उसके बाद जो है प्रांतीय प्रशासन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और नगर प्रशासन के बारे में जो उल्लेख था मैग्नीफिसेंस का, वो भी मैंने आपको इंडिका के उद्धरण के माध्यम से आपको जो है बताया। अब आज बात करते हैं हम उसकी मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की, कि न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी मौर्यकालीन। इसमें देखिए आप, सम्राट जो है न्याय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी, ठीक है। न्याय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई क्या थी? सम्राट मतलब राजा। इसके बाद निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे, निचले स्तर पर क्या होते थे? ग्राम न्यायालय। सबसे छोटी जो इकाई थी न्यायालय की वो क्या थी? ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय थे। और इनका जो है मुखिया अर्थात इनको संभालने वाला व्यक्ति कौन था? ग्रामीण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन था इनको संभालने वाला? ग्रामीण या वयोवृद्ध, ठीक है। इसको हम ग्राम वृद्ध भी कह सकते हैं, ग्राम वृद्ध भी इसको कह सकते हैं हम। मतलब ग्रामीण की जो है न्याय व्यवस्था की देखरेख करता था। इसके ऊपर संग्रहण था, ठीक है। द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था, ठीक है। मैंने बता दिया कि पाटलिपुत्र का क्या स्थान था मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में। इसके बाद देखो, न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के थे। अब दो प्रकार के कौन कौन से थे? एक तो धर्मस्थलीय और एक था कंटक शोधन। देखो, एक तो न्यायालय था आपका धर्मस्थलीय, पहला न्यायालय था ठीक है। अब धर्मस्थलीय न्यायालय में क्या था? इन न्यायालयों के निर्णय का कार्य धर्म शास्त्र के अनुसार किया जाता था। ये जो न्यायालय था धर्मस्थलीय, इसमें जितने भी प्रकार के विवाद आते थे उन विवादों का जो है अंतिम निर्णय धर्म शास्त्र को आधार मानकर किया जाता था, ठीक है। और इसमें निपुण तीन धर्मस्थ या व्यवहारिक होते थे और तीन जो थे अमात्य होते थे। तीन तो धर्मस्थ जो धर्म शास्त्र में ज्ञाता थे, मतलब निपुणता जिन्होंने हासिल कर रखी थी वो थे, और तीन कौन थे? अमात्य थे। धर्मस्थलीय एक प्रकार की दीवानी अदालत थी। धर्मस्थलीय जो न्यायालय थी एक प्रकार की कौन सी अदालत थी? दीवानी अदालत। मतलब चोरी, डकैती, लूटमार, इन सब जो विवाद थे, इन सब के जो विवाद थे उनकी सुनवाई जो है मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में धर्मस्थलीय न्यायालयों में सुनी जाती थी, ठीक है। धर्मस्थलीय अदालत में रखे जाते थे कुवचन, मानहानि, है ना, मारपीट के मामले भी धर्मस्थलीय न्यायालय में ही लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। यानी मतलब कुवचन, किसी में गाली गलौज, है ना, मानहानि, मारपीट इत्यादि जो विवाद थे उनकी सुनवाई जो थी धर्मस्थलीय न्यायालय में की जाती थी, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। इस प्रकार के जो विवाद थे, जैसे किसी ने गाली गलौज कर दिया, मतलब कुवचन बोल दिया, मारपीट कर दी, ठीक है, और मानहानि का दावा पेश कर दिया, तो इस प्रकार के जो विवादों की सुनवाई होती थी धर्मस्थलीय न्यायालय में, उन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। याद रखिए, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वाक पारुष्य या दंड पारुष्य किसे कहा जाता था, तो आप ध्यान दीजिएगा धर्मस्थलीय न्यायालय के अंदर जो है इनकी व्यवस्था थी, ठीक है। अब है कंटक शोधन। दूसरी प्रकार का न्यायालय है कंटक शोधन, ठीक है। अब इसमें जो है ये फौजदारी अदालत थी, ये तो थी आपकी दीवानी अदालत, दीवानी अदालत, ठीक है। और ये है आपकी फौजदारी। इसमें देखो आप, ये तीन प्रदेशी तथा तीन अमात्य मिलकर, उसमें तो तीन धर्मस्थ और तीन अमात्य मिलकर करते थे, इसके अंदर तीन प्रदेशी और तीन अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते। मतलब राज्य
मौर्यकालीन जो राज्य प्रांत व्यवस्था थी, अगर राज्य प्रांत के और व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो जाता था तो इसकी सुनवाई जो है कंटक शोधन न्यायालय में की जाती थी, फौजदारी अदालतों के माध्यम से। देखो आप, अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। नगर न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक महामात्र। तथा जनपद न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। जनपद स्तर का जो न्यायालय था, है ना, वहां जो न्यायाधीश बैठता था उसको क्या कहा जाता था? राजू। ठीक है। चाणक्य के अनुसार कानून के 3 मुख्य अंग थे। एक थे धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। मौर्यकालीन समाज, इसमें देखो आप, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैग्निफिसेंट कृत इंडिका। ठीक है, कौटिल्य ने कौन सा लिखा है? अर्थशास्त्र लिखी है, और मैग्निफिसेंट ने इंडिका। तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्यकाल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना। कौटिल्य ने जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसको सामाजिक व्यवस्था का क्या माना? आधार माना, उसका बेस माना। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए। कौटिल्य ने जो 4 वर्ण थे उनके व्यवसाय मतलब कार्य करने की दशाओं का भी वर्णन उन्होंने किया है। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद, पारशव, रथकार, शता, वेदह, सुत, चांडाल आदि का उल्लेख भी किया है। इन्होंने किया है कौटिल्य। मैग्निफिसेंट की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है। जो मैग्निफिसेंट जो पुस्तक है इंडिका, उसमें भारतीय समाज की कितनी जातियों का उल्लेख किया है? 7 जातियों का। मतलब दार्शनिक, किसान, पशुपालन, शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग थे। मैग्निफिसेंट ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया। मैग्निफिसेंट ने क्या किया कि जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया था इंडिका के माध्यम से। मौर्यकाल में स्त्रियों की स्थिति अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता। मौर्यकालीन जो समाज था उसमें स्त्रियों की स्थिति को जो है अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता था। ठीक है, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा में वह अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। पुनर्विवाह और नियोग, ठीक है, पुनर्विवाह भी वो कर सकती था और नियोग प्रथा भी उनके अंदर थी। नियोग का मतलब दोबारा से धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से उसको शुद्धिकरण करके दोबारा से उसका विवाह करना हमारे धर्म शास्त्र में नियोग प्रथा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो आप। हाँ, तो देखिए हमने मौर्यकालीन व्यवस्था पढ़ी, मौर्यकालीन पूरा जो है न्याय प्रशासन पढ़ लिया। धर्म, स्त्री और कंटक शोधन न्यायालय के बारे में मैंने आपको बता दी। अब जो है हम बात करेंगे शुंग वंश की। तो शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। कब की? 185 ईसा पूर्व में किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। आप पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं तो जो अंतिम मौर्य शासक था वृद्धत, उसका प्रधान सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग कौन था? अंतिम मौर्य शासक। अंतिम मौर्य शासक था, उसका नाम था, निर्बल माना जाता उसको, बृहद्रथ। इसका क्या था? प्रधान सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो इसने उसकी हत्या करके, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धत की हत्या करके स्वयं शासक बना और शुंग वंश की स्थापना की। आगे देखो आप, मौर्य राजा वृद्धत का प्रधान सेनापति था। उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने 151 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। सुप्रसिद्ध व्याकरणिक पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका क्या था? पुरोहित था। सुप्रसिद्ध जो पतंजलि था, है ना, वो क्या था? पुष्यमित्र शुंग का प्रधान पुरोहित था। ठीक है, धर्मशास्त्र का मतलब अनुसंधान करने वाला उसके समय का प्रधान पुरोहित कौन था? ये पतंजलि। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनमें नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। देवभूति को उसके अमात्य मतलब निचले स्तर का जो उसका पदाधिकारी था जिसको अमात्य कहा जाता था जनपद का, तो अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उसे क्या किया? उतार दिया गया। क्या कर दिया गया? उतार दिया गया। ठीक है, तो
तो देखिए, सुंग वंश आपने पढ़ लिया। सुंग वंश के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो है पुष्यमित्र शुंग ने सुंग वंश की स्थापना किस प्रकार की, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त के क्या करके, है ना, उसने शासन कितने वर्षों तक किया, वो सारी चीज मैंने आपको बता दी। और प्रसिद्ध व्याकरणिक, संस्कृत व्याकरणिक जो पतंजलि था, अश्वमेध यज्ञ में उसका जो है प्रधान पुरोहित था, उसने अपने शासन काल में, है ना, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम सातवाहन वंश की। तो आंध्र प्रदेश मतलब गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी में, ठीक है, ये कहाँ है? गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी आंध्र प्रदेश में। सिमुक नामक व्यक्ति ने, सिमुक, किसने? सिमुक नामक व्यक्ति ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की, है ना, 60 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखो आप आगे, है ना, सातवाहन वंश की नींव डाली। ये राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों के नाम से विख्यात है। ये राजवंश आंध्र, क्योंकि आंध्र प्रदेश गोदावरी और कृष्णा नदी के जो है घाटियों में ये इसका शासन काल रहा है, तो इसको आंध्र वंश भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? आंध्र वंश, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा जो है सातवाहन वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोनों ही इसके नाम है। आगे देखो, सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिमुक का राज जो है शासनकाल कितने वर्षों तक माना जाता है? 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। मतलब सिमुक के बाद सातकर्णी प्रथम ने, किसने? सातकर्णी प्रथम ने जो है शक्ति एवं जितने भी प्रकार की जो शासन व्यवस्था थी उसका विस्तार सिमुक के बाद किसने किया? सातकर्णी प्रथम ने किया, सातवाहन वंश या आंध्र वंश का। ठीक है, सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। सातकर्णी प्रथम ने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया और दक्षिण भारत पर अपना जो है क्या किया? सार्वभौम सत्ता स्थापित की। इसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर, बताए तुम्हें सातवाहन वंश कहाँ है? गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी में। ठीक है, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। देखो आप, उसकी राजधानी कहाँ थी? सातकर्णी प्रथम ने राजधानी कहाँ बनाई? पैठन में। याद रखने योग्य क्वेश्चन है, कहां पर बनाई? पैठन के अंदर, ये उसकी राजधानी थी। कहां थी? पैठन के अंदर। आगे देखो, सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण, शक भी विदेशी जाति थी, बर्बर जाति थी। ठीक है, तो शक भी, हूण, इनको बर्बर जाति का नाम दिया गया। ठीक है, तो शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहन वंशों की शक्ति में क्या होने लगा? ह्रास होने लगा, मतलब कमी आने लगी। और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। ठीक है, शकों का जो महाराष्ट्र के अंदर उद्भव हुआ, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उस वंश को क्षत्रप वंश के नाम से। ठीक है, सातवाहन वंश के 23वें शासक कौन बना? गौतमी पुत्र सातकर्णी। 23वां वंश कौन बना? राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों को, मतलब महाराष्ट्र में जो शक जाति थी उनको क्षत्रप कहा गया, तो पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश का मतलब सातवाहन वंश की स्थापना दोबारा से इसने की। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी ने उज्जैन में शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से क्या किया? विवाह किया। ठीक है, रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे वह पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। किसने? पश्चिमी क्षत्रपों को किसने पराजित किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, जिसने पश्चिमी इलाकों में जाकर अपनी दोबारा से स्थिति मजबूत की थी। ठीक है, उसको हरा दिया। सातवाहन वंश के 27वें शासक कौन था? सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों को कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिसमें कुछ पर जलपोत भी अंकित है। ठीक है, जलपोत के जो है चित्र वो भी अंकित है।
इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इससे प्रतीत होता है जो सातवाहन वंश का जो शासन था वो समुद्र तक जाना जाता है या प्रतीत होता है। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इंपॉर्टेंट बात यह है इस धर्म के जितने भी शासक हुए हैं वह कौन से धर्म को मानने वाले थे? हिंदू धर्म को। याद रखिएगा, सभी शासक जो है हिंदू धर्म को क्या मानने वाले थे? कौन से धर्म को मानने वाले थे? हिंदू धर्म को मानने वाले थे। सभी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? हिंदू धर्म को। ठीक है। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम वर्ण व्यवस्था मतलब को प्रतिष्ठापित किया। किन्होंने? सातवाहन वंश ने, है ना। विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। यवन जो विदेशी प्रजाति थी, शक भी बाहर से आई हुई प्रजाति थी, उनको क्या किया? पराजित किया, है ना। उन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपास्यों को प्रभुत अनुदान दिए। बौद्ध विहार जहाँ पर इनके अनुयायी रहते हैं बौद्ध धर्म के, उनको विहार कहा जाता है। और जैन विहारों में रहने वाले उनको क्या दिया? उपास्यों को प्रभुत अनुदान भी इन्होंने दिया। इन्होंने सातवाहन वंश के समस्त शासकों। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा चांदी, तांबे, शीशे और कांसी की मुद्राओं पर विशेष प्रचलन हुआ। जितनी भी मुद्राएं जारी की उसमें चांदी, तांबा और कांसा नामक धातु से जो है अलंकृत मुद्राओं का इन्होंने क्या किया? जारी किया जनमानस में। उन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। उन्होंने क्या किया? सातवाहन वंश के शासकों में ये बात आती है कि जो है ब्राह्मणों को सर्वप्रथम ब्राह्मणों को जो है क्या दी? भूमि अनुदान में दी। आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाला वंश कौन सा था? तो इसमें है सातवाहन वंश का नाम मुख्यतः लिया जाता है। ठीक है। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में मतलब महाराष्ट्र के इलाके के आसपास दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए। ठीक है। जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। याद रखिएगा, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्ले का जो चैत्य है वो किसने बनवाया? तो सातवाहन वंश ने कार्ले के चैत्य का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट चीज है कार्ले का चैत्य। कार्ले का चैत्य का निर्माण किसने करवाया? सातवाहन वंश ने। किसने करवाया? ठीक है। जो महाराष्ट्र में दक्कन के आसपास चैत्य ने जो 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचाई के चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। आपको याद रखना है कि कार्ले का चैत्य किस वंश ने बनवाया? तो सातवाहन वंश ने बनवाया। ठीक है। और पश्चिमी दक्कन मतलब महाराष्ट्र के इलाकों के आसपास और सर्वप्रसिद्ध जो कार्ले का चैत्य है उसकी लंबाई जो है 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा चैत्य वास्तुकला का अद्भुत नमूना आज में देखने को मिलता है।